इस चैप्टर का जो थीम है बहुत सिंपल है। अब ये जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एज अ क्वेश्चन है कि कैसे चैप्टर के स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक 3 फेज में शिफ्ट्स इन नैरेटिव है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी वेंट वेरी स्मूथ। अफ्रीका से केप टाउन आराम से गए, एंजॉय, हंसते खेलते हुए एंजॉय करते हुए गए। 15 घंटे कंटिन्यूअस पंपिंग, कंटिन्यूअस मेहनत शिप को बचाने के बाद फाइनली उन्हें लगा कि शायद से थोड़ा अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। उनका रिब क्रैक हो गया, इंजरी जैसे मैंने बोला, इधर उधर चोट है, मुंह से खून निकल रहा है कंटिन्यूअसली, बट फिर भी वो कैसे जैसे तैसे उठ के शिप में आए। अब स्टार्ट होगा ट्रैजिक पार्ट ऑफ दिस मूवी। फैमिली को जब चाहिए था सबका सपोर्ट कि हमारा ध्यान सिर्फ बोट को सेव करने में रहे और फैमिली भी उससे सेव हो जाएगी, उस टाइम पे उसने सबका साथ दिया। पहला पार्ट एकदम स्मूथ रहता है, तो वो जो पैराग्राफ है ना वो वाला इंपॉर्टेंट है इस स्टॉर्म को समझने के लिए कि 2 जनवरी का एग्जैक्ट। हेलो माय रॉक स्टार्स, दिस इज इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं एक सी वॉयज में, मतलब सी के रास्ते से हम घूमने जाने वाले हैं। कैसे? थ्रू द चैप्टर नेम्ड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। एंड ये चैप्टर जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एडवेंचरस, कभी इंटेंस, कभी थोड़ा रिलैक्सिंग, फिर इंटेंस, ऐसा टाइप का चैप्टर है। अब देखो हमें मूवी एक्सपीरियंसेस क्यों पसंद होते हैं? क्योंकि मूवीज में कभी एक्शन हो रहा है, कभी रोमांस हो रहा है, कभी थोड़ा ढीला हुआ, फिर से सडनली कुछ ट्विस्ट आ गया, तो वो इंटेंस इमोशंस एंड देन लिटिल रिलैक्स टाइम्स को लेके मिला के ये स्टोरी भी बनाई गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है एंड थोड़ा लेंथी भी है ना? तो इस चैप्टर का अप्रोच हम कैसे करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि पहले हम टाइमलाइन देखेंगे कि कौन से दिन क्या क्या के इवेंट्स हुए। अब पूछोगे मैम आप टाइमलाइन क्यों दे रहे हो? बिकॉज इस चैप्टर का अगर आप टाइमलाइन बनाते हो तो आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ज्यादा इजीली याद रहेंगे। तो हम एक छोटा सा टाइमलाइन देखने वाले हैं, उसके बाद समरी डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर का, एंड थीम, कैरेक्टर स्केच अलॉन्ग विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के करने वाले हैं। आई होप वी आर ऑल सेट एंड रेडी टू गो। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिलेस। नाउ जैसे मैंने बोला सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हमारे टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स के साथ। अब टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स में सबसे पहले किस दिन उनका वॉयज स्टार्ट हुआ था, मतलब किस दिन उनका जर्नी स्टार्ट हुआ। तो द जर्नी स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई इन 1976। ठीक है, 1976 में वो एक 200 साल पुराने वॉयज को फॉलो करते हैं। जेम्स कुक नाम के एक वॉयज, एक सेलर ने एक वॉयज किया था, तो वो जो यहाँ पे नरेटर है ही ट्राइज टू कॉपी द सेम वॉयज और उनका सेट सेल होता है जुलाई मंथ में इन द ईयर ऑफ 1976। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट करते हैं ये लोग, पहला पार्ट एकदम स्मूथ रहता है। ठीक है, फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन उनका जर्नी एकदम स्मूथ रहता है, दे डोंट फेस मच ऑफ इश्यूज। द नेक्स्ट हाफ केप टाउन से आगे निकल के जो बाकी का जर्नी है उसमें शुरू होता है प्रॉब्लम। सेम ईयर के दिसंबर मंथ तक हम जब आते हैं, क्रिसमस टाइम अराउंड, उस टाइम पे धीरे धीरे तूफानी क्या बोलूं एटमॉस्फेयर सराउंडिंग बनने लगता है एंड समहाउ दे मैनेज। ठीक है, एंड फिर भी मस्ती से क्रिसमस सेलिब्रेट कर लेते हैं ये लोग दिसंबर 25 को, एंड न्यू ईयर्स ईव ये भी सेलिब्रेट करने के बाद फिर आता है एक्चुअल चैलेंजिंग टाइम। ये कैसे? 1977 जनवरी 2 से इनका जर्नी चेंज होने लगता है, चेंज फॉर द वर्स। देखो क्रिसमस के टाइम वेदर थोड़ा खराब हो रहा था, तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि अब थोड़ा अच्छा चेंज आ जाए, लेट्स सी अ चेंज, लेट्स आस्क फॉर अ चेंज फ्रॉम गॉड। चेंज तो हुआ लेकिन इट चेंज फॉर द वर्स, खराब होने लगा धीरे धीरे। लाइक उसी दिन 2 जनवरी को 6 बजे एक डिजास्टर होता है एंड द डिजास्टर्स फॉलो वन आफ्टर द अदर। एक्सप्लेन तो हम समरी में करने वाले। ठीक है, 3 जनवरी में फिर भी वाटर लीकेज है। लाइक ऑथर या नरेटर ये डिस्कवर करते हैं कि जो रिब्स है ना, मतलब जो मेन शिप के रिब्स है जिसके थ्रू वो उसका स्ट्रक्चरिंग बनता है, वो रिब्स में क्रैक आ गए, तो पानी घुसते ही जा रहा है, पानी रुक ही नहीं रहा है, ऐसा हाल था।
फिर 4 जनवरी को 36 आवर्स तक कंटिन्यूअसली ये लोग वाटर पंप करके निकालने की कोशिश कर रहे थे एंड फाइनली थोड़ा रिलीफ मिला था उनको। आवर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड मेहनत के बाद थोड़ा उनको शांति मिला एंड ये जो 2 तारीख 3 तारीख इतना क्रेजी सिचुएशन था ना, उसके बाद फाइनली 2 दिन में पहला खाना खाया था उन्होंने 4 तारीख को, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे। लेकिन फिर से वही बात, उस दिन 4 बजे शाम से फिर से वेदर बदलने लगा, फिर से काली बादल एंड थिंग्स स्टार्टेड बिकमिंग वर्स अगेन। तो 5 जनवरी को सुबह सुबह, डॉन मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग ना, तो सुबह सुबह से सिचुएशन और खराब होने लगी और ज्यादा पानी बोट के अंदर आने लगा, वो लोग कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे वाटर इनटेक को एंड फाइनली हम देखेंगे लास्ट में जो होगी 6 जनवरी में, उस दिन इनका रेजोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि उनको एक आसपास के आइलैंड में पहुंचना है, तो वो आइलैंड ऑफ एम्स्टरडैम में पहुंच जाते हैं सक्सेसफुली, जैसा कि ऑथर ने सोचा था कि मैं पहुंच जाऊंगा, तो वो पहुंचते भी है, ठीक है। तो दिस इज द माइंड मैप। अब जैसे मैंने बोला ये टाइमलाइन क्यों जरूरी है, बिकॉज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको इजीली याद रहेंगे आंसर पर्सपेक्टिव में, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से ऐसे भी आ सकता है जिससे कि आपको टाइम नहीं समझ आ रहा, तो आपने चौथे के जगह 2nd डे का लिख दिया, 2 जन का लिख दिया इंस्टेड ऑफ 4 जनवरी। इसीलिए आपको ये सीक्वेंस याद रखना इंपॉर्टेंट है, नोट्स जरूर बना लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो चलते हैं चैप्टर के माइंड मैप पे। अब करेंगे पूरा चैप्टर डिस्कशन इन समराइज्ड वे, क्योंकि बहुत लंबी है। ऑल्सो बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है इन टर्म्स ऑफ क्या इवेंट्स हुए हैं, शिप का किस पार्ट खराब हुआ है क्या नहीं, तो मैं आज टेक्स्ट बुक भी लेकर आई हूँ, ठीक है। आपके इजियर रेफरेंस के लिए मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा सोचा है कि जहां जब हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां ट्रिकी एक्सप्लेनेशंस है, उसके मैं आपको पेज नंबर या फिर लाइक चैप्टर वाइज पेज नंबर ऐसे बता दूंगी और पैराग्राफ भी बता दूंगी, ताकि आपको लोकेट करने में आसानी हो, ठीक है, आंसर लिखने के या नोट्स बनाने, की पॉइंट्स बनाने के लिए। चलो चलते हैं। नाउ समरी से क्या स्टार्ट करें हम। द नरेटर एंड हिज वाइफ प्लान्स अ वॉयज अराउंड द वर्ल्ड जस्ट लाइक फेमस कैप्टन जेम्स कुक। अब देखो ये जो कैप्टन जेम्स कुक थे ना, इन्होंने 200 साल पहले एक वॉयज किया था, 200 साल पहले एक जर्नी किया था पानी के रास्ते से। इसी सेम वॉयज को हमारे नरेटर कॉपी करना चाह रहे। कैन यू इमेजिन, इट वुड बी सो डिफिकल्ट। उस टाइम पे सी रूट्स एक्सप्लोर नहीं हुए थे, तो जेम्स कुक जो है हमारे कैप्टन, ही वाज एन एक्सप्लोरर, उनको ऐसे वॉयजेस में जाना पसंद था, एक्सप्लोरेशन करना पसंद था, एडवेंचरस थे वो। हमारे ऑथर ये भी एडवेंचरस ही निकले। इनको बहुत मन था कि हम जेम्स कुक के एंटायर रास्ते को फॉलो करते हुए जाएंगे और हमें भी वो सेम जर्नी करनी है। तो उसके लिए नॉर्मल कोई भी जहाज या बोट लेके आप नहीं जा सकते, क्योंकि इट्स सी, राइट। हमने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा है, हमने ऐसे बहुत सारे, लाइफ ऑफ पाई देखी है आई गेस, अगर नहीं देखी तो लाइफ ऑफ पाई प्लीज देखना, बहुत प्यारी स्टोरी है, मूवी है रादर। तो हमें पता है कि सी में बोट्स या हल्के फुल्के शिप्स में नहीं जा सकते, बहुत डिजास्टर्स हो सकता है, जान भी जा सकती है। दैट इज वाई नरेटर क्या करते हैं, वो 16 साल कंटिन्यूअस, देखो हमारा लेजर टाइम होता है ना, जब हम चिल करते हैं, एकदम ऐसे रिलैक्स करते हैं, ऐसे खाना वाना खाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, टहलते रहते हैं, तो ये रिलैक्सिंग टाइम पे, लेजर टाइम पे हमारे नरेटर 16 साल से मेहनत कर रहे हैं एक प्रॉपर गुड बोट नहीं रहा, शिप बनाने में। And he is learning the techniques of sailing, उसका intricate details and everything around, ठीक है। And finally they get a ship which is 23 meters long and 30 tons of weight, wooden hulled, जिसका नाम उन्होंने रखा वेव वॉकर। मतलब वेव पानी के लहरें, वॉकर पानी के लहरों में वो अच्छे से आराम से चल ले, इसी लॉजिक से उन्होंने अपने शिप का नाम वेव वॉकर रखा, ठीक है। अब चलो बोट तो रेडी हो गई, लेकिन हमें कैसे पता कि ये समुंदर के स्टॉर्म्स के लिए इफेक्टिव है।
इसी वजह से हमारे जो नरेटर है ये क्या करते हैं, आसपास के एरियाज, मतलब बहुत लंबा दूर जर्नी नहीं करके थोड़ा नियर बाय एरियाज जर्नी कर रहे थे, एंड वो टेस्ट कर रहे थे कि इनका शिप स्टॉर्म्स को फेस कर सकता है कि नहीं। तो मल्टीपल टाइम्स ये थ्रू द स्टॉर्म्स अपना शिप को चलाकर आए हैं, एंड ही इज कॉन्फिडेंट कि हमारे वेव वॉकर साहब बहुत सही है, हम इस शिप में हमारा पूरा वॉयज कंटिन्यू कर सकते हैं, कंप्लीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विद दिस मोटिवेशन कि मेरा सपना पूरा होने वाला है, दे डिसाइड टू स्टार्ट ऑफ देयर जर्नी। नाउ जैसे हमने टाइमलाइन में देखा था, इन जुलाई 1976 दे स्टार्ट देयर जर्नी फाइनली, ठीक है। इंग्लैंड में दे सेल फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन। कौन कौन था? नरेटर, उनकी वाइफ, जॉनथन उनका छोटा बेटा, और सुजैन उनकी बड़ी बेटी, पूरा फैमिली साथ निकले। एंड सेलिंग में थोड़े लोग चाहिए होते हैं ना जो एक्सपीरियंस्ड है, तो उन्होंने लैरी एंड हर्ब को भी हायर किया क्रूमैन के हिसाब से कि हमें मुझे आता है ठीक है, मैंने अपनी बीवी को भी थोड़ा बहुत सिखा दिया ठीक है, लेकिन वी नीड क्रू मेंबर्स, राइट, कि कोई तूफानी कंडीशन हुआ या कुछ खराब हुआ तो देयर विल बी पीपल टू हेल्प, इसीलिए इन दोनों को हायर किया गया, ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी वेंट वेरी स्मूथ। अफ्रीका से केप टाउन आराम से गए, एंजॉय, हंसते खेलते हुए एंजॉय करते हुए गए, क्या अरे वाओ इट्स लवली, वी आर एंजॉयिंग द जर्नी। लेकिन by December 25 they all managed to reach 35,000 kilometers east of Cape Town. Cape Town से they were trying to move ahead to their next destination, और वो उसके ईस्टर्न जोन से आगे ही जा रहे थे, लेकिन conditions of the weather started worsening. काले बादल धीरे धीरे आने लगे, वेव्स थोड़े ज्यादा हाई होने लगे, पहले जो स्मूथ था वो ऐसे हाई हाई धीरे धीरे होने लगे, ठीक है। तो दे वर थिंकिंग कि अरे भगवान प्लीज हमें वॉयज अच्छे से कंप्लीट कर लेने दो, ज्यादा दिक्कत मत दो, इतना स्टॉर्म है ठीक है हम फिर भी मैनेज कर सकते हैं। तो प्रॉपरली वो सेलिंग का जो एस्पेक्ट होता है ना, जिब्स वगैरह या जो भी कंडीशंस को फॉलो थ्रू करने होते हैं उनको सही रखा नरेटर ने, एंड दे ओवरकेम द स्मॉल स्टॉर्म जो दिसंबर में था। The family somehow manages to surpass the bad weather and celebrates Christmas together. तो जहाज में भी बहुत प्यारे वे में इन्होंने क्रिसमस साथ सेलिब्रेट करा। They did not miss out on the celebration in any ways, ठीक है। अब आगे आएंगे, ये that part of the movie है जहां तक सब सुनहरा है, सब अच्छा है, थोड़े से नेगेटिव एलिमेंट्स बट उनको भी ओवरकम कर लेते हैं हीरो एंड उनके फैमिली, एंड थिंग्स आर गोइंग गुड। अब स्टार्ट होगा ट्रैजिक पार्ट ऑफ द मूवी, ठीक है। क्या होता है? द वेदर चेंजेस फॉर द वर्स। देखो दिसंबर 25 को सेलिब्रेट कर रहे थे, 31 दिसंबर भी न्यू ईयर्स ईव मना रहे थे, एंड दे वर रिक्वेस्टिंग कि हमारे फेवर में चेंज हो जाए वेदर ताकि हम आगे का रास्ता भी स्मूथली सेल कर सके। लेकिन चेंज तो हुआ, बट इट चेंज फॉर द वर्स, एंड ऑन January 2nd द बिग वेव्स हिट देम. They try to slow down the ship by dropping storm jibs and hit a heavy mooring rope in a loop across the stern, but it does not help much. They carry their life raft drill, attach lifelines, don life jackets and oilskin. तो 2nd of January तक वेदर इतना खराब होता है कि इसका जो वाटर वेव्स है ना, सामने जो शिप का मास्ट होता है उसके हाइट का वाटर वेव्स आ रहा है, लाइक इट्स प्रिटी ह्यूज। मतलब क्या है मैं जो बोल रही हूँ उसका, ये जो एक सपोज ये एक शिप है एंड ये उसका मास्ट है, ठीक है। मास्ट मतलब ये सामने वाला पार्ट जो अपलिफ्टेड होती है, ये पानी है आपके रेफरेंस के लिए। तो मास्ट क्या होता है? मास्ट ये सामने वाला पार्ट है जो नॉर्मल पार्ट से थोड़ा अपलिफ्टेड होता है। क्यों? ताकि अगर ह्यूज वाटर वेव्स आ भी रहे हैं तो यहाँ तक आए, यहाँ इस लेवल में अंदर ना आ सके, है ना। तो मास्ट का जो हाइट है, नॉर्मल वेव्स चलो यहाँ है, थोड़े हल्के स्टॉर्म यहाँ है, अभी वाले 2 जनवरी वाले यहाँ तक आ रहे हैं। सोचो कितने हाई वेव्स है, एंड दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द शिप।
जिसके वजह से नरेटर एंड बाकी सारे लोग घबरा गए कि अरे यार ये तो अनएक्सपेक्टेड है, इतना हाई वेव्स आने लगे, हमको कुछ करना चाहिए। तो वो कोशिश कर रहे थे कि स्टॉर्म के साथ अपने शिप का स्पीड समहाउ मैनेज करे ताकि शिप को ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। तो दे ट्राई डिफरेंट वेज टू टेक केयर ऑफ इट। अभी ये चीज ना आपको पेज नंबर 14 ऑफ हॉर्नबिल में 4th पैराग्राफ में दिखेगा दैट impending disaster came about 6 p.m. with an ominous silence। तो वो जो पैराग्राफ है ना वो वाला इंपॉर्टेंट है इस स्टॉर्म को समझने के लिए कि 2 जनवरी का एग्जैक्ट स्टॉर्म कैसा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Now a vertical and huge wave strikes the ship and the narrator is thrown off from the ship। ये पार्ट बहुत ही ज्यादा खूंखार होने वाला है, बहुत ही खून खराबा होने वाला है। यहाँ पे इतने इंजरीज होने वाले हैं कि लिटरली नरेटर का रिब्स टूटने वाला है, खून निकलने वाला है, वो उल्टी करे खून वाली। कैन यू इमेजिन दिस, है ना, राइट। तो he accepts his approaching death and starts losing consciousness। बेहोशी का हालत होने वाला है इनका। Now when the ship is about to overturn, a huge wave hit again and turns it right back। He suffers injuries in ribs and mouths। He grabs the railgun and sails into the ship's main boom। Now तो बेसिकली यहाँ ऐसा हालत है या ऐसा कंडीशन है कि पानी के बहुत हाई वेव्स है, हमने वो समझ लिए। वो वेव्स इतने हाई हैं कि वो मास्ट को भी ओवरकम करके, मतलब समझो ये जो मास्ट है इसके भी ऊपर से आके पानी इतना हाई फ्लो हुआ कि वो नरेटर को लेके नीचे गिराया पूरा, मतलब शिप से ही नीचे गिरा दिया। एंड नॉट जस्ट दैट, वो जब गिर रहे थे शिप से उस टाइम पे चोट लगते हुए गिरे वो, एंड गिरने के बाद भी पानी में डूब गए। एंड उनको फिर लगा चलो मैं तो अब मरने वाला हूँ, अब तो बचना ही नहीं, मतलब बचने की उम्मीद चली गई है, शांति से मर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि आई एम गोना डाई एंड लेट मी डाई, ठीक है। तो वो उस माइंडसेट में चले गए थे। When the ship is about to overturn, the huge wave hit again and it turns right back। तो यहाँ टाइटैनिक एग्जैक्ट नहीं हुआ, आधा टाइटैनिक हुआ। कैसे? वेव्स सामने से आया, मास्ट को हिट किया, तो ऐसे उलटने वाला था शिप, ठीक है। ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो ही गया था, तभी इधर से एक वेव आके इसको फिर से सीधा कर दिया। तो बेहोशी में जैसे ही वो जाने वाले थे कि अच्छा मुझे दिख रहा है मैं मर रहा हूँ, सडनली उन्हें दिखा कि शिप सीधी हो गई है, तो वो जाग गए, बेहोश नहीं हुए, ठीक है। एंड देन ही काइंड ऑफ लाइक ही गॉट अ लॉट ऑफ इंजरीज इन दिस इंटायर एपिसोड, ठीक है। उनका रिब क्रैक हो गया, इंजरी जैसे मैंने बोला, इधर उधर चोट है, मुंह से खून निकल रहा है कंटिन्यूअसली, बट फिर भी वो कैसे जैसे तैसे उठ के शिप में आए। और शिप का जो बूम होता है ना, बूम मतलब क्या होता है दिखा देती हूँ। ये ऐसा एक लॉन्ग पोल होता है जहाँ पे ऐसे सेल्स के लिए कपड़े लगे होते हैं ना, जो फ्लो करने के लिए हेल्प करता है। तो ये जो मेन डंडा है इसी को बूम बोलते हैं। तो समहाउ वो बूम को पकड़ के ही वाज वेटिंग टू सी कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं। नाउ इतने इंटेंस सिचुएशन में कि भाई एक्सीडेंट हो गया, इंजर्ड है, बहुत गंदे तरीके से इंजर्ड है, एंड देन यू नो द शिप इज ऑलमोस्ट अबाउट टू फॉल ऑफ। पता नहीं शिप्स में कितने सारे क्रैक्स हो गए हैं। तो ही इज गॉन ऑल क्रेजी। अब नीचे से बीवी भागते हुए आती है, शिप डूब रही है, शिप डूब रही है। तो देखो हिज वाइफ, ही इंस्ट्रक्ट हिज वाइफ मेरी टू गार्ड द व्हील एज ही रियलाइजेस दैट द शिप हैज वाटर इन द लोअर पार्ट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना तूफान है, जैसे टाइटैनिक में नहीं हुआ था, हर जगह से पानी आने लगा था इनसाइड द शिप, तो यहाँ भी वही हालत था। शिप्स के मेन जो एस्पेक्ट्स थे ना नीचे देन साइड्स में, वो सारे क्रैक होने लगे एंड पानी एंटर करने लगा। अब इतने रश में पानी आया कि धीरे 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 नीचे से वो हैवी होने लगा पानी भरते हुए, और वो नीचे सिंक हो रहा था, ऐसा फील होने लगा था ऑथर को ऑलरेडी, मतलब नरेटर को। एंड दस ही टेल्स हिज वाइफ कि आप जाओ, आप व्हील को थोड़ा संभालो, शिप का स्टीयरिंग देख लो, मैं देखता हूँ बाकी आगे पीछे का क्या करना है हमें। तो द क्रूमैन स्टार्ट पंपिंग आउट द वाटर। लैरी उसके साथ जो थे प्लस द नरेटर सारे मिलके पानी पंप आउट करने की कोशिश में लग गए कि किसी भी तरह पानी निकालो, नहीं तो शिप डूब ही जाएगी, हम यहीं के यहीं मर जाएंगे। Now the narrator goes to the children's cabin
कि बच्चे ठीक है कि नहीं ये चेक करना है ना, इतना बड़ा तूफान आ गया जिसमें नरेटर इतना इंजर्ड है और शिप एक बार ऐसे हो गया, तो इट्स अ ह्यूज थिंग। तो बच्चे उनके केबिन में ठीक है, इंजर्ड है, मेडिसिन चाहिए, क्या है, तो वो भाग के गए उनको चेक करने। जाकर उन्होंने देखा कि सुजैन बहुत गंदे तरीके से हर्ट थी। तो his daughter Sue informs about a bump on her head which he ignores because the major concern was to save the ship. अब देखो कोई मरा नहीं है, वो जाके जैसे चेक ऑन कर रहे थे अपने दोनों बच्चों पे। बेटा तो was comparatively better, जो बेटी थी उनकी उसको वहां पे ना बहुत हर्ट, गंदे तरह से इंजर्ड थी, तो यहाँ पे कैसे स्वॉलन हो गया था, जैसे शिनचैन की मम्मी उसको मारती है जैसे आलू नहीं बन जाता है तो वो तो फन एलिमेंट होता है, यहाँ इंटेंस एलिमेंट है। यहाँ सच में उसको ऐसे बम्प हो गया एंड देयर आर कट्स अराउंड, ठीक है, जो वो इंस्टेंटली रियलाइज नहीं कर पा रहे थे, बट शी वाज क्लियरली वेरी मच इंजर्ड। लेकिन ऑथर ने देखा, आई मीन नरेटर ने देखा कि ये ठीक है, किसी को कुछ ज्यादा इंटेंस नहीं है, सब आंख खोल रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऑल गुड, चलो मैं जाता हूँ, मुझे शिप को बचानी है, क्योंकि शिप नहीं बची तो हम कोई बचेंगे ही नहीं। तो ही गोज बैक टू डूइंग हिज ड्यूटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरा गंदा ड्राइंग आ गया। नाउ द नरेटर does waterproofing on the gaping holes and the hand pump gets blocked due to debris. An electric pump gets short circuited. He still kept pumping all night with a क्या बोलूं मैं, एक और पंप था, स्पेयर पंप था उनके पास, तो उस अच्छा मैं एक्सप्लेन करती हूँ, रुक जाओ। See on the other hand has now a swollen black eye and a deep cut in her arm. तो इस हाल में उनका मेन मुद्दा ये था कि किसी भी तरह पानी निकाले पहले, और जहां से पानी आ रहा है उन लीकेजेस को अगर हम सील कर सकते हैं ना तो पानी आना बंद हो जाएगा। तो their task was to somehow save the ship, to save the life of the people inside the ship. तो उन्होंने क्या किया, पहले तो दे स्टार्टेड वाटर प्रूफिंग कि किसी तरह अगर लीक्स को बंद कर सके। उसके अलावा इतना जो पानी ऑलरेडी है वो ट्राई कर रहे थे इलेक्ट्रिक पंपर के साथ वो पानी को पूरा समंदर में फेंकने, ताकि बोट या शिप जिसको भी बोलो वो ठीक खाली हो जाए। लेकिन इनका जो पंप था वो अटक गया था। देखो अब समंदर का पानी, उसमें बहुत कचरा होता है, राइट? तो समंदर से पानी जब आया था उसको हैंड पंप से जब निकाला जा रहा था, पंप ही ब्लॉक हो गया, क्योंकि इतने सारे कचरे या उल्टे सीधी चीजें या स्टोन्स एंड रॉक्स आ गए थे पानी में कि हैंड पंप में वो जाके ब्लॉक हो गया, अटक गया, अब पानी नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक पंप है उससे भी पंप आउट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था। एंड इसमें और ज्यादा रिस्क है ना, शॉर्ट सर्किट में अगर आप फिर भी कोशिश करते रहो, शॉक लगे कि क्या हो जाए, यहाँ से वहां उल्टा एक्शंस हो जाए, उससे बेटर है रहने दो उसको, वो खराब हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। एक स्पेयर पंप है, उस स्पेयर पंप को उन्होंने लाके दे स्टार्टेड यूजिंग इट एंड पूरे रात दे केप्ट ऑन पंपिंग वाटर कि किसी भी तरह पानी उतर जाए बस, तो हम ठीक से सर्वाइव कर ले किसी भी तरह। एंड बाय दिस टाइम दे स्टार्टेड थिंकिंग कि हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हम वहां तक तो इस कंडीशन ऑफ द शिप में पहुंच नहीं सकते, तो आसपास कहीं पे वी हैव टू सर्च, कोई नियर बाय आइलैंड या नियर बाय लैंड एरिया हुआ तो हमें वहां रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, दिस इज अ थॉट दैट केप्ट ऑन कमिंग टू द नरेटर्स माइंड। एंड स्यू का हालत इस टाइम से ही धीरे धीरे इट केप्ट ऑन डिक्रीजिंग। क्यों? उसका हालत और खराब होने लगा था बिकॉज उसको जो इंजरी हुई थी ना वो अनअटेंडेड छूटा हुआ था, उसको कोई मेडिकेट या मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी उसके पीछे नहीं दे रहे थे ना, सब शिप के पीछे थे। तो दे रियलाइज दैट स्यू हैज अ स्वॉलन ब्लैक आई एंड अ डीप कट इन हर आर्म। उसके हाथ में एक बहुत गहरी चोट थी, आंख के ऊपर जो आलू हो गया था उसके साथ आंख भी काला होने लगा। तो देयर इज सम इंटरनल इंजरी that has also happened with the external injuries। तो ये एक सीरियस मामला बन गया था। ठीक है, अब देखो 15 घंटे कंटिन्यूअस पंपिंग, कंटिन्यूअस मेहनत शिप को बचाने के बाद फाइनली उन्हें लगा कि शायद से थोड़ा अंडर कंट्रोल है सिचुएशन, पानी का लेवल थोड़ा बेटर होने लगा। ठीक है, मतलब इट्स गोइंग लोअर एंड लोअर एंड धीरे धीरे शिप हल्का हो रहा है, पानी से द शिप इज गेटिंग रिड ऑफ वाटर बेसिकली। ठीक है, now the ship is in bad shape now,
It is not in a condition to reach Australia, जो उनका next destination था. So they decide to reach the nearest island, which is Amsterdam Isle. It is a French scientific base. Now, as the supporting engines were also damaged, the chances of the ship to reach the destinations are low. Thus, right now पानी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन शिप का हाल बहुत खराब है क्योंकि वो लीकेजेस गए नहीं है, क्रैक्स है. मेन जो शिप है ना, जैसे कि ये वाला था ना, हाँ, शिप का जो मेन बिल्ड होता है ना, यहाँ पे ऐसे वुडन ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि मेन स्ट्रक्चरिंग रेडी होता है. तो ये ब्लॉक्स ही क्रैक हो गए हैं हर एक वे में, एंड इट्स डैमेज्ड इन अ लॉट ऑफ वेज. तो इस हालत में वो अपने नेक्स्ट एक्चुअल लोकेशन ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच ही नहीं सकते थे. दे वर एक्सपेक्टिंग कि नियर बाय में, अकॉर्डिंग टू द मैप एंड द कंपास, नियर बाय में एक आइलैंड होना चाहिए जो विच इज आइल ऑफ एम्स्टरडैम. तो एम्स्टरडैम ही चले जाते, लेकिन शिप के इस खराब मतलब टूटा फूटा नहीं बट डिस्ट्रॉयड एंड डैमेज कंडीशन से उनको उसमें भी डाउट हो रहा था कि हम खुद को बचा के पहुंच तो जाएंगे ना. After pumping the water out continuously for 36 hours, they took a sigh of relief. Only a few centimeters of water was left to be pumped out of the boat. तो अभी they were like little relaxed, ठीक है, little relaxed, बहुत ज्यादा नहीं. they were finding कि चलो पानी बहुत कम हो गया है, हम continuous pumping कर रहे हैं, तो this has worked out for us. लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है. फिर से एक और ट्विस्ट आएगा. यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं ना, फिर से ट्विस्ट आएगा यहाँ पे. चलो आगे देखते हैं. Now the weather soon started changing again. अभी ये वाला जो पार्ट था ना, this was till 4th of Jan, ठीक है, लेकिन यहीं से धीरे धीरे 4th of Jan को ही उन्हें हल्का हल्का समझ आने लगा कि फिर से वेदर खराब होने वाला है, क्योंकि ब्लैक क्लाउड्स हैड स्टार्टेड अप्रोचिंग. ऐसे शिप आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे उन्हें दिख रहा है कि काले बादल फिर से छा रहे हैं, जो कि स्टॉर्म का इंडिकेशन था. सो द वेदर सून स्टार्टेड चेंजिंग अगेन. द ब्लैक क्लाउड्स टुक ओवर बाय द मॉर्निंग ऑफ 5th of January. His son Jonathan told him that he did not fear death as long as they all were together. This filled him with determination to fight the sea. यहाँ हम आते हैं हमारे टाइटल जस्टिफिकेशन पर भी. Now guys, this is important, title justification of the chapter, क्योंकि टाइटल मतलब चैप्टर का नाम ही है We are not afraid to die if we all are together, है ना. इसका मतलब क्या है, करेंगे, पहले समझो. तो 5 तारीख सुबह फिर से जब ऐसा कंडीशन आ गया था, फिर से स्टॉर्मी वेदर होने लगा था, तो जॉनथन जो घर का सबसे छोटा बेटा था, वो पापा के पास आके पूछता है, पापा हम मरने वाले हैं क्या, वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव क्या. तो पापा बोलते हैं नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत सोचो, वील ट्राई समथिंग, वील डू आवर बेस्ट, ऐसे मत बोलो. तो बच्चा बोलता है, पापा मैं डर नहीं रहा हूँ, क्योंकि यू नो अगर हम सब साथ हैं तो हम कैसे, हमें मरने का डर होना ही नहीं चाहिए. वी ऑल आर टुगेदर, वील वर्क हार्ड टुगेदर एंड वील सॉल्व द सिचुएशन. तो ये बात एक छोटे से बच्चे से सुन के नरेटर का माइंड क्लियर हो गया कि बात देखो, इसका पॉजिटिविटी, इसके लाइफ में इतना क्लैरिटी इन अ पॉजिटिव वे है कि हम साथ हैं, तो मतलब हमें कुछ नहीं हो सकता. दिस गेव अ पुश टू द नरेटर कि अब तो मैं अपने फैमिली को कुछ होने ही नहीं दे सकता. माय बेटा इज डिपेंडिंग अपॉन मी. मेरे पे सब लोग की आंखें हैं कि कैसे मैं इस सिचुएशन को संभाल सकूं, और मैं हर पॉसिबल काम करूंगा ताकि मेरा शिप एंड मेरे घर वाले सब बच जाए. एंड नाउ कमिंग टू द टाइटल जस्टिफिकेशन, कि इस टाइटल का मतलब क्या है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. इसका ये जस्टिफिकेशन है कि अगर जो फैमिली बॉन्ड होता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो कोई भी सिचुएशन को साथ रह के ओवरकम कर सकते हैं, और वही चीज यहाँ भी दिखाई गई है. ठीक है, दिस वाज इंपॉर्टेंट, आई होप यू मार्क्ड इट. आगे आते. द स्ट्रगल कंटिन्यूड एंड द नरेटर ट्राइड हिज बेस्ट टू protect the weakened starboard side. The same evening, the narrator and his wife sat together, holding hands, thinking that their end was near. तो देखो, ऐसे ही शिप का हालत खराब है ना. इन्होंने ना ऑलमोस्ट ऐसे गिव अप कर दिया था कि छोड़ो यार, मेरा पेन क्यों गिर जाता है हर बार. एनीवेज, तो इन्होंने ना ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था कि छोड़ो,
बोट में इतने सारे, आई मीन शिप में इतने सारे क्रैक्स है, हमने जो स्पेयर बोट्स लाए थे शिप के साथ उनका भी हालत खराब है, देयर इज नो वे फॉर अस टू सेव आवरसेल्व्स, क्योंकि पानी तो घुसना ही है, अब अगर वापस से स्टॉर्म आ रहा है वी कांट हेल्प द सिचुएशन। लेकिन इस टाइम में भी जो इनकी बेटी है ना, वो इन्हें एक सेकंड पुश देती है मोटिवेशन के लिए। वो क्या है बताती हूँ मैं, पेन लेने दो मेरा। तो बेसिकली इस टाइम पे उनकी बेटी जो है सुजैन, वो उन्हें एक, मतलब उनके पापा को एक कार्ड गिफ्ट करती है। शी गिफ्ट्स हिम अ कार्ड जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि शी इज होपिंग दैट वी ऑल आर टुगेदर एंड हम इस स्टॉर्म या इस सिचुएशन को साथ में ओवरकम कर लेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। तो ये सिचुएशन देख के या ये कार्ड देख के नरेटर गेट्स लाइक इवन मोर मोटिवेटेड कि अब तो कर लेंगे, बस अब कर ही लेंगे, अब हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। सो द वेव वॉकर सेल्ड थ्रू द स्टॉर्म एंड मेड इट फाइनली। The narrator then calculated their exact position by working on the wind speed. तो 5 तारीख किसी भी तरह रहते वहते कट जाता है और 6 जनवरी तक स्टॉर्म कम होने लगता है। तो अब जाके नरेटर फाइनली अपना कंपास, इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी चीजें चलनी भी बंद हो गई थी, बट किसी भी तरह कैलकुलेट करके उन्होंने सोचा बस आज शाम 5 बजे तक हमें आइल ऑफ एम्स्टरडैम में पहुंच जाना चाहिए, इतना देख लो बोल के वो सोने चले जाते हैं, बिकॉज ही इज टू टायर्ड एंड टू डन। तो जैसे हमारे नरेटर सोने जाते हैं, वो ऐसे ना घोड़े बेच के सो जाते हैं कि उनको ख्याल ही नहीं होता कि शिप को जाके चेक करना है सब ठीक है, सब ठीक नहीं है। 2 बजे से डायरेक्ट 6 बजे उठते हैं नींद सो के। They reached the island with a little struggle and with the help of inhabitants. The whole team, the family and the 2 crew members never stopped trying. Their struggle and hard work finally saved them. तो जब नरेटर 6 बजे उठते हैं, उठते ही उनको अपने दोनों बच्चे उनके पास दिखते हैं और वो बोलते हैं क्या हो गया, आप लोग यहाँ क्यों हो? तो वो बोलते हैं ना, कैन आई गिव यू अ हग एंड अ किस? तो फादर, आई मीन द नरेटर इज आस्किंग, क्यों अभी ऐसा क्या हो गया? व्हाई डू यू वांट मी टू गिव अ हग, मतलब व्हाई डू यू वांट टू गिव मी अ हग एंड अ किस एट दिस पॉइंट? शिप को कुछ हो गया क्या? हम डूब रहे क्या? तो ये बोलते क्या होगा शिप को, हम तो आइलैंड में आ गए हैं, वी कैन सी द शोर, सामने ही दिख रहा है हमें लैंड। तो देन द नरेटर गेट्स सो हैप्पी, वो एक्साइटेड होके बाहर जाते, देखते हैं कि एग्जैक्टली उनके कैलकुलेशन के हिसाब से वो उस आइलैंड में पहुंचते हैं। एंड आइलैंड में उतर के वो फाइनली, वो होता है ना सेंस ऑफ रिलीफ की हो गया भाई, जो काम था सॉर्टेड हो गया, हम सब सेफली आइलैंड में पहुंच चुके हैं, हमें किसी को कुछ नहीं हुआ। तो वो वहां पहुंचते हैं एंड ये जो आइल ऑफ एम्स्टरडैम है ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है किताब में, वो देख लेना। जो मतलब इट जस्ट टेल्स कि वो आइलैंड कितना छोटा है, बस 23 से 25 लोग होते हैं उस आइलैंड में एंड वो सब मिलके इनको हेल्प करते हैं कि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, काम डाउन हो जाए, एंड वो बहुत वेलकमिंग भी थे। तो इट्स अ वेरी स्मॉल आइलैंड बट गुड पीपल वर स्टेइंग देयर एंड दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स। ठीक है, ये था हमारा स्टोरी का समरी। अब आएंगे थीम पे। स्टोरी क्लियर है, डन डस्टेड, मूवी अच्छी थी, चलो थीम पे जाते हैं। इस चैप्टर का जो थीम है बहुत सिंपल है कि द स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली बॉन्ड, करेज एंड रेजिलियंस। एक तो फैमिली बॉन्ड का क्या महत्व है एंड क्या स्ट्रेंथ देता है ये हमें मेंटली। जैसे इस चैप्टर में जॉनथन और सुजैन ने एक्चुअल में, मतलब नरेटर की बीवी ने नहीं, बट जॉनथन एंड सुजैन ने मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया था नरेटर को एंड उनकी वाइफ को कि हम साथ हैं तो कुछ नहीं होगा, वी ऑल कैन क्रॉस एनी स्टॉर्म टुगेदर। नेक्स्ट क्या था? करेज, हिम्मत। आई थिंक यहाँ सबसे ज्यादा हिम्मत सुजैन ने दिखाया था। पूछो क्यों? आई नो नरेटर बहुत काम कर रहे थे, बहुत सोच समझ के डिसीजंस बना रहे थे, लेकिन सुजैन का हालत, छोटी सी बच्ची, उसका इतना इंजरी हुआ है, हाथ कटा हुआ है, इधर आलू हो गया है, काला ब्लैक आइज हो गए हैं, हार्डली ऐसे करके देख रही है, बट फिर भी उसने अपने दर्द के बारे में बताया नहीं अपने पेरेंट्स को जब तक सिचुएशन काम डाउन नहीं हुआ। क्यों? कितना हिम्मत है उसमें, देखो, क्योंकि वो सपोर्ट बन के अपने फैमिली के लिए रहना चाहती थी।
ऐसा डिस्टर्ब नहीं करना था उसे कि यार पहले मेरा तबीयत खराब है, पहले मुझे अटेंड करो फिर शिप को देखना. शी वॉज नॉट दैट. अलॉन्ग विथ हर बाकी सारे मेंबर्स भी बहुत करेजियस थे, बहुत ही हिम्मत से उन्होंने काम लिया एंड दे सर्वाइव द प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. ठीक है, आगे क्या है? रेजिलियंस. रेजिलियंस मतलब द पावर टू विथस्टैंड एनी प्रॉब्लम या एनी डिफिकल्टी. मतलब इतना चोट, इतने इंजरीज नरेटर को भी लगा था, नरेटर के बच्चों को भी लगा था, एवरीवन वाज इंजर्ड एंड हर्ट, लेकिन उनमें वो क्षमता थी मेंटली एंड फिजिकली कि हम इसके बावजूद भी विल कीप फाइटिंग फॉर आवर लाइव्स. ठीक है, तो दीज आर द थीम्स. मेक श्योर जैसे मैं हल्का हल्का रीजंस दे रही थी टू सपोर्ट द 3 पॉइंट्स, आप भी वैसे रीजंस और एग्जांपल्स फ्रॉम द चैप्टर के साथ थीम के आंसर को सपोर्टिव करके कंप्लीट आंसर लिखो. ठीक है, हो गया खत्म? नहीं, वी आर लेफ्ट विद कैरेक्टर स्केच. तो कैरेक्टर स्केच क्या है? सबसे पहला हमारे जो नरेटर है, ही इज अ 37-year-old businessman. He is a great captain, a great father during the challenging times, and he repairs the irreparable damage done to the wave walker by keeping his composure and wits. तो ये जो हमारे नरेटर है 37-year-old man है, he is pretty fit and उनको मन था ये वॉयज ट्राई करने का जो कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था. एंड इन थ्रू द स्टोरी हमें 2 चीजें समझ आती है कि ही इज अ ग्रेट कैप्टन क्योंकि उन्होंने अपना पेशेंस नहीं खोया, शांति से हर चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे. ही इज अ ग्रेट फादर एंड ही इज अ हीरो एज अ फादर रादर अपने दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने ही पूरा सिचुएशन संभाल के उन्हें सेफली एक जगह उतारा. एंड हिज कंपोजर एंड विट्स मतलब उनका शांत दिमाग एंड यू नो क्विक थिंकिंग कि अभी पानी घुस गया है, पंप चलाओ, पंप खराब हो गया, स्पेयर पंप निकालो. तो वो कैलकुलेटिव थिंकिंग, क्विक थिंकिंग, शांति से सब पूरा सिचुएशन हैंडल करना, दीज आर सम क्वालिटीज जो हमें थ्रू द चैप्टर्स दिखते हैं. ठीक है, ये हो गए हमारे नरेटर के पॉइंट्स. नेक्स्ट उनकी बीवी आ गई मैरी. Now Mary is the mother या wife of the narrator. She is a very loving mom, protective of her family, helpful and motivating to the captain in a desperate situation. तो अब घर की लेडी है, बच्चों की माँ, नरेटर की वाइफ, तो शी इज अ वेरी लविंग मदर एंड अ लविंग पर्सन एज वेल, वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ अ फैमिली की किसी को कुछ हो ना, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मैं किस वे में मदद कर सकती हूँ. तो शी इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट द फैमिली, अपने घर वालों का ख्याल रखने के लिए केयरिंग मदरिंग नेचर उनका दिखता है हमें. अब आएंगे हम हमारे कैरेक्टर सुजैन के साथ. अब देखो जो हमारे सुजैन है ना, सुजैन इज लाइक द एल्डेस्ट इन द फैमिली एंड सिर्फ एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द फैमिली, एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली ही नहीं, वो बहुत क्लेवर भी है, बुद्धिमान भी है. क्यों? क्योंकि फैमिली को जब चाहिए था सबका सपोर्ट कि हमारा ध्यान सिर्फ बोट को सेव करने में रहे और फैमिली भी उससे सेव हो जाएगी, उस टाइम पे उसने सबका साथ दिया. ऐसा नहीं किया कि मेरा पहले ध्यान रख लो, मैं बहुत इंजर्ड हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, वो नहीं किया उसने. तो शी इज द एल्डेस्ट गर्ल इन द फैमिली. शी इज वाइज, शी इज brave, she is intelligent, she is supportive, these characteristics, and she is calm. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ना सुजैन के दिखते हैं इन द कैरेक्टर्स, इन द स्टोरी बेसिकली. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मिला के आप कैरेक्टर स्केच के आंसर्स भी बना सकते हो. इट्स वेरी इजी फॉर यू नाउ. मैंने सारे कैरेक्टर्स के मेन जिसके आ सकते हैं. जॉनथन का कैरेक्टर स्केच नहीं आएगा, उसका दूसरा क्वेश्चन आएगा जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखेंगे. ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टर स्केचेस जो हमने अभी देख लिए हैं. ये है मदर का, ये है फादर का. डन, वर्क्स. चलो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे. तो एक लास्ट में मैं क्वेश्चन लिखूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब भी लिखूंगी, बट अदरवाइज बाकी सारे हमने ऑलमोस्ट थ्रू द चैप्टर डिस्कस ही कर लिए हैं.
क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंड विद द ओमिनियस साइलेंस, मतलब 2 जनवरी में जो एकदम अजीब सा सन्नाटा छा गया था ना समंदर में, तो उस साइलेंस के साथ हुआ क्या था, मतलब साइलेंस के साथ साथ क्या देखा द वॉयजर्स ने। तो बेसिकली पूरा जो उस दिन का मतलब एकदम खराब कंडीशन हो गया था वेदर का, स्टॉर्म आ गया था, ऑथर गिर गए थे पानी में, फिर वो आए, फिर शिप उल्टा होने ही वाला था, फिर सीधा हुआ। तो ऑल दोज नरेशंस जो मैंने पेज नंबर बताया था वहीं से की पॉइंट्स बना के आपको इसमें डालने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द ब्रेवरी ऑफ जॉनथन एंड सुजैन। ये भी हमने अभी डिस्कस किया था कि शिप उलट के सीधा हुआ, मतलब उस टाइम पे बहुत इंजरीज हुई है लोगों को जो शिप में प्रेजेंट थे, बट फिर भी उन्हें इंजरी से प्रॉब्लम नहीं था। दे वर ब्रेव इनफ एंड दे वर स्टैंडिंग बिसाइड देयर पेरेंट्स कि हम ऑल गुड है, हम ठीक है, हम साथ है, तो एवरीथिंग इज फाइन। प्लस जॉनथन एक और ब्रेवरी का वो देता है एग्जाम्पल कि वो पापा के पास जाके बोलता है कि पापा डोंट वरी, हम सब साथ है ना, तो एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, आप चिंता मत करो। एंड सुजैन भी ब्रेवरी अपना दिखाती है अपने इंजरीज के बारे में ज्यादा हल्ला ना मचा के। शी लेट्स द एल्डर्स हैंडल द सिचुएशन फर्स्ट, कि पहले हम बच के कहीं उतर जाए। नेक्स्ट क्या है, मैच्योरिटी ऑफ सुजैन। अब ये तो हमने आई थिंक 2-3 बार आराम से डिस्कस कर लिया है कि कैसे अपने एज के कॉन्ट्रास्टिंग हालत में वो इतना मैच्योरिटी दिखाती है जो कि काफी एल्डर्स भी ना दिखाए। बहुत सारे ऐसे एल्डरली लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा कट से ओह माय गॉड इतना कट गया, इतना खून बह गया, मैं क्या करूं, ऐसे भी लोग दिखते हैं हमें, ठीक है। तो हमें वैसा नहीं बनना है, हमें सुजैन जैसा बनना है, रेजिलिएंट, कि एकदम स्ट्रांग है हम, कोई बात नहीं, चोट लगा तो लगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसको डिस्कस कर लेना, ये 3 मार्कर तक से ज्यादा नहीं आएगा। डिस्कस द शिफ्ट्स इन नरेशन। अब ये जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एज अ क्वेश्चन है कि कैसे चैप्टर के स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक 3 फेज में शिफ्ट्स इन नरेटिव है कि पहले क्या क्या है। सबसे पहला एकदम हैप्पी टू गो एंड अ गुड जर्नी बिगिनिंग, पहला पार्ट ऑफ द जर्नी भी अच्छा था, तो हैप्पी सिचुएशन था। फ्रॉम देयर द नरेटिव चेंजेस टू लिटिल इंटेंस सिचुएशन, ठीक है, मतलब चीजें एकदम खुश से थोड़ा सीरियस हो जाता है, थोड़ा इंटेंस हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो और डिस्ट्रक्टिव होने लगता है, एंड एट द एंड एकदम एंड में एक कंक्लूजन आता है जहां एवरीवन इज सेफ, ठीक है। तो दीज आर द शिफ्ट्स इन नरेशन जिसको आपको एलैबोरेट करना है यूजिंग चैप्टर के इंसिडेंट्स, यूजिंग एग्जांपल्स। आगे आता है, एक्सप्लेन द एक्सपीरियंस ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4th and 5th of January। ये 2 दिन बहुत ही डिफिकल्ट था। सबसे पहला तो 4 तारीख को दे टुक ऑल द वाटर। अच्छा, सबसे पहले जो वर्ड लिखना है कि 4 और 5 तारीख को वो जो भी लोग थे वॉयजर्स शिप में वो बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में थे, मतलब उनका ऐसा हाल हो गया था कि अब तो हम हो गया, हम तो अब मरने वाले हैं, शायद से ये हमारे लास्ट कुछ टाइम्स है, कुछ दिन है जीने के है 4 दिन, वैसा ही उनको लग रहा था, नॉट इन अ फन वे, ओके। तो दे वर वेरी वल्नरेबल। 4 तारीख को उन्होंने 2 दिन बाद फाइनली थोड़ा सा खाना खाया था, सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में आ ही रहा था कि फिर से 4 तारीख शाम से सिचुएशन खराब होने लगा। 5 तारीख अर्ली मॉर्निंग से उनको फिर से स्टॉर्म दिखने लगा, तो पूरा 5 तारीख उन्हें फिर से स्टॉर्म से क्या बोलूं मैं, स्टॉर्म ओवरकम या फेस करने में पूरा निकला। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन ऑन 4th and 5th। 4th में थोड़ा सा बताना कि they were feeling little better, little calm, but again the chaos comes in and it goes in throughout the 5th of January, ठीक है। डिस्कस डिफरेंस ऑफ रिएक्शन इन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन इन डेंजर। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है कि इस हालत में जो एल्डर्स है उनको सिचुएशन का इंटेंसिटी पता है कि कितना डरावना, कितना खतरनाक कंडीशन है अभी समंदर में, जो सब हमारा शिप में क्रैक्स है एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, उनको इंटेंसिटी पता है। लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चों को उतना इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं पता है हालत का, बट स्टिल बच्चों में ऐसा है कि हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने एक प्रॉब्लम आई हम उसको फेस कर लेंगे। एंड जो एल्डर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो सिचुएशन की इंटेंसिटी को समझ के दे आर ट्राइंग टू स्टे काम एंड ट्राइंग टू कैलकुलेट
whereas the children are already calm and they are confident कि हम साथ हैं तो हम ओवरकम कर लेंगे. ठीक है, ऐसे ही मेन डिफरेंस है. अब इसको इलैबोरेट करना आपका काम. नाउ जस्टिफाई द टाइटल, इस बारे में हमने चैप्टर के डिस्कशन टाइम में ही डिस्कस कर लिया है, तो अब लिखना आपको है आंसर. ठीक है, तो यही था हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशंस. पूरे चैप्टर का हमने अच्छे से हर एक बारीकियों को समझ के डिस्कस कर लिया है. आपका अब लास्ट एक काम है कि आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है. कैसे? की पॉइंट्स बना के. ठीक है, सो दैट्स इट गाइस. अब अपने आंसर्स भी चेक करवाते रहना अगर आपको कभी भी लग रहा हो. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन स्टे स्माइलिंग, स्टे हैप्पी. साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया. बाय बाय गाइस.